हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवाइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एडवाइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हम फिर मिले हैं अपने उसी चैप्टर के साथ जो प्रीवियस चैप्टर अभी हमारा चल रहा था। हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो कंटेंट वाला जो एरिया था, जो कंटेंट वाला जो मटेरियल था, वो सारा मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। तो सारे बच्चे जो आज नए जुड़े हैं वो क्या करें, वो पिछली एक बार लास्ट क्लास को देख लें और उसमें से अपना कंटेंट को कवर कर लें। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास देख ली है तो आज हम मोस्टली क्या करेंगे, आज की क्लास में हम मोस्टली पीवाईक्यू करेंगे। आज की क्लास में हम मोस्टली पीवाईक्यू करेंगे। तो पीवाईक्यू जो है वो आप फटाफट क्रैक करते चले जाओगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास का कंटेंट देखा है तो। ठीक है भाई, और ये हम पांचों टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये हमने एक पूरा फ्री क्लासेस का एक बैच जो है वो यूट्यूब पे लॉन्च किया है। बैच का नाम है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। और सारे बच्चों को पता है कि जीडी के का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था। फॉर्म वगैरह मेरे हिसाब से स्टार्ट हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। सर ने आपको उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो सारी आप चैनल पे पड़ी हुई है। सारी चीज़ें उसमें, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ सर ने आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। तो जो बच्चे नए हैं, नए जुड़े हैं, वो जाके एक बार उस वीडियो को पक्का देख लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमारा 60 डेज का एक मिशन है। इस 60 डेज में मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगी, मतलब कंप्लीट सिलेबस आपको इस 60 डेज में कराया जाएगा। अब जो 60 डेज में मेरा कराने का तरीका है क्लासेस को, या आपकी साइंस को कवर कराने का तरीका है, वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि मैं आपको कराऊंगी कंटेंट। मैं आपको क्या कराऊंगी? मैं आपको कराऊंगी कंटेंट, और कंटेंट प्लस मैं आपको क्या कराऊंगी? पीवाईक्यू कराऊंगी। कंटेंट प्लस मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी। तो आपको कंटेंट भी मिलेगा और आपके पीवाईक्यू भी मिलेंगे। और इससे बेस्ट पढ़ने का तरीका, या किसी भी चीज़ के लिए इससे बेस्ट जो है वो तैयारी करने का तरीका कुछ भी नहीं हो सकता कि आपको एक ही जगह कंटेंट मिल रहा है फिर आपको उसी जगह पीवाईक्यू मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो सारे बच्चे की डेली क्लासेस में अपना प्रेजेंट होना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कहीं से पहले पढ़ा हुआ है तो वो क्या करे, अपना कंटेंट जहाँ से भी उसने पढ़ा है वहाँ से वो पढ़े, फिर मेरा कंटेंट पढ़े। मैं पक्का, मतलब एक प्रॉमिस के साथ कह सकती हूँ कि आप जिन बच्चों ने कंटेंट कहीं से पहले पढ़ा हुआ है उनको भी कुछ ना कुछ नया पढ़ने को, नया सीखने को यहाँ से ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना प्रेजेंट रहा करो डेली क्लास में। ठीक है, आज हमारी 17th क्लास है, इससे पहले हमारी 16th क्लास हो चुकी हैं, और 16 क्लासेस में हम हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, हमने हमारा सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंटेंट मैं आपको कल क्लास में दे चुकी हूँ, और आज हम इसके पीवाईक्यू पे काम करेंगे। क्लियर है भाई? तो आज हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये आज का पहला सवाल है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन? तो यूरिन में जो येलो कलर आता है, आपने देखा होगा कि यूरिन में जब हम यूरिन जाते हैं तो हमारा यूरिन जो है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, आप एक चीज़ ध्यान से सुनो कि जब भी आप लोग बीमार होते हैं, और आप बहुत सारी मेडिसिन्स का इंटेक करते हैं, आप बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, तो हमारा जो यूरिन होता है उसका कलर और भी ज़्यादा पीले रंग का दिखाई देता है। ऐसा ही होता है, हमारा यूरिन का कलर जो है वो और भी ज़्यादा पीले रंग का दिखाई देता है। ऐसा ही होता है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाती हूँ। जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में आती है वीकनेस। हमारी बॉडी में क्या आती है? हमारी बॉडी में आती है वीकनेस। बॉडी में वीकनेस आने की वजह से हमारी जो आरबीसी हैं उनका पीरियड घट जाता है। हमारे बॉडी में वीकनेस आने से जो आरबीसी हैं उनका पीरियड घट जाता है। पीरियड घट जाता है मतलब जो आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 20 to 120 डेज। तो 120 डेज से उनका लाइफ स्पैन घट के आ जाता है, मतलब वो अपना जल्दी रिटायरमेंट ले लेती हैं। और आपको पता है कि आरबीसी जब जाती है कहाँ पे? स्प्लिन में जाती है, तो वहाँ पे जाके आरबीसी टूटती है, और जब वो टूटते हैं तो येलो कलर का पदार्थ बनता है। जब वो टूटती हैं तो वो येलो कलर का पदार्थ बनता है।
क्लियर है। अब उसमें से कुछ तो आपका क्या करता है, लीवर बाइल जूस को बनाने में इस्तेमाल कर देता है, और कुछ आपका आ जाता है किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए, जो क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, तो जो किडनी के पास वेस्ट प्रोडक्ट आता है उस येलो कलर के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, जो किससे बना है, आरबीसी के टूटने से बना है, आरबीसी के ब्रेकडाउन से बना है, उसको कहते हैं यूरोक्रोम। उसको क्या कहते हैं, उसके कहते हैं यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम ही क्या करता है, ये यूरोक्रोम ही आपका किसका, यूरिन का जो है वो येलो कलर बनाया जाता है। समझ गए आप? तो क्लियर होगा आपको कि यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब देखो इसमें यूरोक्रोम ढूंढो। अगर बिलीरुबाइन की बात करें तो आपको पता है कि बिलीरुबाइन की वजह से होता नहीं है। बिलीरुबाइन क्या है, अगर ये सारे ऑप्शंस को मैं क्रैक करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो बिलीरुबाइन क्या है, बिलीरुबाइन है आपका बाइल जूस का प्रोडक्ट। ये होता है आपके बाइल जूस में। ये किस में होता है, बाइल जूस में होता है। अगर एल्ब्यूमिन की बात करूं तो एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एक ब्लड प्रोटीन है जिसको कौन बनाता है, यहां लिखती हूं बहुत अच्छे से क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, जिसका फॉर्मेशन करता है लीवर, और उसके बाद इसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। फिर ये क्या है, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है, किसका, वेस्ट मटेरियल है आपका मसल्स का। क्रिएटिनिन क्या है, मसल्स का वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल ऑफ मसल्स। अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन समझा रही हूँ खोल खोल के, तो इसका मतलब ये है कि वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिनिन क्या है। पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं कि जो यूरिया है वो किसका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यूरिया किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, लीवर का। लीवर ही जो है वो आपका अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्लियर है। फिर उसी तरीके से पूछा जाता है पेपर में कि क्रिएटिनिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो क्रिएटिनिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, आपका मसल्स का। क्रिएटिनिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, आपका मसल्स का। समझ में आ रहा है? तो आपका इसमें आंसर क्या बचा है, आंसर इज बी। ऑप्शन नंबर बी, यूरोबिलिन इज द राइट आंसर। और यूरोबिलिन क्या है, यूरोबिलिन ही दूसरा नाम है किसका, आपका यूरोक्रोम का। यूरोक्रोम का, जो मैंने अभी अभी बताया कि येलो कलर का पार्ट आपका बनता है, तो उसका दूसरा ही नाम क्या है आपका, यूरोबिलिन उसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने आपको यूरिन कॉम्बिनेशन लिखवाया हुआ है, मतलब आपके यूरिन में क्या क्या होता है वो मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पे। यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है। अब यूरिन का पीएच कितना है, 6। और आपका जो पीएच स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका पीएच स्केल होता है आपका 0 to 14। तो 0 to 7 आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, और आपका 7 to 14 तक क्या होता है, बेसिक होता है। और आपको पता ही है कि 7 क्या होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है। तो आपका जो यूरिन है वो क्या है, 6 है। तो 6 मतलब 7 के आसपास है, यानी कि न्यूट्रल के आसपास है, यानी कि ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, स्लाइटली एसिडिक। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्लाइटली एसिडिक। जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, वो आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। क्लियर है भाई? अब देखो इसके बाद यूरिन में पानी कितना होता है, तो पानी होता है 95%। आयंस कितने होते हैं, आयंस होते हैं 2%, मतलब जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं बॉडी के वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद यूरिया कितना होता है, यूरिया की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये यूरिया की स्पेलिंग आएगी, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है यूरिया की स्पेलिंग क्या होती है। तो यूरिया कितना है, 2.6%। और इसके अलावा कुछ 0 मतलब ये लगा लो कि अगर नेक्स्ट में बताऊँ आपको तो 0.3% समथिंग इसमें क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन क्या है, आपका मसल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब ये मैंने एक नोट करके चीज़ लिखवाई हुई है, मतलब एक स्टार डाल के, अब स्टार लगवाया है, इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। इसका मतलब क्या है, एक नेफ्रॉन फिल्टर करता है 100 ml यूरिन को 1 मिनट में, मतलब कि एक नेफ्रॉन। अब एक नेफ्रॉन का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो किडनी है, हमारी एक किडनी के अंदर कितने पिरामिड है, 18 पिरामिड है।
हमारी एक किडनी के अंदर 18 पिरामिड है और एक पिरामिड में 5000 से ज़्यादा क्या है, 5000 से ज़्यादा आपके क्या है, नेफ्रॉन्स है। 5000 से ज़्यादा आपके क्या है, नेफ्रॉन्स है। तो एक नेफ्रॉन आपका क्या करता है, एक नेफ्रॉन एक मिनट में 100 ml यूरिन को फिल्टर करता है, 100 ml यूरिन को फिल्टर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मतलब वो बाहर आ जाता है, नहीं, उसमें से 99% यूरिन एब्जॉर्व हो जाता है। 99% एब्जॉर्व हो गया, 100 ml आपका फिल्टर किया था। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या है कि फाइनल जो है वो एक नेफ्रॉन 1 मिनट में 1 ml बना पाता है यूरिन। फाइनल क्या निकलता है, फाइनल ये निकलता है कि एक नेफ्रॉन 1 मिनट में 1 ml यूरिन बना पाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना भाई? आई होप सारे बच्चों को ये क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि यूरिन का कॉम्बिनेशन क्या है, pH वैल्यू 6 होती है, मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक की साइड पे होता है। वाटर कितना होता है, 95% होता है। आयंस कितने होते हैं, 2% होते हैं। यूरिया कितना होता है, 2.6% होता है। और ये वही प्रोडक्ट है जो क्या है, जो लीवर का वेस्ट प्रोडक्ट है और जिसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरिया क्या है, यूरिया एक टॉक्सिक एलिमेंट है, यूरिया एक टॉक्सिक एलिमेंट है। और कल मैंने आपको समझाया ही था कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में होते हैं 20 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, जो हम हमारी बॉडी में प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन इंटेक किया हमने, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ेगी। ठीक है, प्रोटीन को जब सिंपल फॉर्म में हमारी बॉडी तोड़ेगी तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे करके जितना टाइप का हम फूड खाते हैं, जितने तरीका का हम खाना लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो 20 तरीके के अमीनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं। उस 20 तरीके के अमीनो एसिड में से हमारी बॉडी सिर्फ 9 तरीके के अमीनो एसिड का इस्तेमाल करती है और 11 अमीनो एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं। अब जब 11 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट की तरीके से पड़े रहते हैं तो वो टॉक्सिक एलिमेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स। इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उन अमीनो एसिड को अमोनिया के रूप में लीवर के पास लाया जाता है। लीवर क्या करती है, लीवर आपका अमोनिया यानी कि NH3 में आपका CO2 मिला के उसको यूरिया में बदल देती है। फिर उस यूरिया को किडनी के पास भेज दिया जाता है और किडनी उसमें पानी मिला के, वाटर मिला के उसका क्या बनाती है, उसका यूरिन बनाती है। और यूरिन बनने के बाद उसको यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है और उसको बाहर पास ऑन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एंड दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके पहले और फिर मैंने आपको कल ये बताया था कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपका 3 तरीके का होता है। जैसे हम क्या कर रहे थे, हम हमारी बॉडी से अमोनिया बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अमोनिया बहुत जहरीला होता है। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, लेकिन एक एनिमल उतना ज़्यादा पानी इनटेक नहीं कर पाता। इसीलिए एक ह्यूमन क्या करता है, अमोनिया को पहले यूरिया में बदलेगा, फिर यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेगा। तो उसी तरीके से हमारी पूरी धरती पे जो है वो 3 तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। पहले वो जीव होते हैं जो सीधा अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो जीव पानी में रहते हैं, जैसे फिश है ना, जैसे फिश जो एक्वेटिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे फिश है, हाइड्रा है, पानी में रहता है, स्पंज है, पानी में रहता है, प्रोटोजोआ है, पानी में रहता है, नमी वाले स्थान पे रहता है। तो उनको पानी की तो कोई कमी है नहीं, इसलिए वो सीधा अमोनिया अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे अमोनियोटैलिक। फिर दूसरे तरीके के आते हैं यूरियोटैलिक, जो यूरिया अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो अमोनियोटैलिक हैं वो 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए 500 ml पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या है, 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए 50 ml पानी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर तीसरे वाले आते हैं यूरिको एसिड, जो पानी से बहुत बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि कीट पतंगे।
क्योंकि उनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता और वो इतना पानी पीते भी नहीं हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनके शरीर में ऐसा प्रोसेस होता है कि वो यूरिया को यूरिक एसिड में बदल देते हैं। और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। उसको सिर्फ 1 ग्राम यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 ml, सिर्फ और सिर्फ 5 ml की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे करके हमारी पूरी धरती पे 3 तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने कल का आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, मैंने कुछ एनिमल्स और कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उनके लिखवाए हुए हैं। पहले मैं आपको ये बेसिक वाला समझाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए। बेसिक वाला क्या है? बेसिक वाला है हमारा ये लास्ट पॉइंट। बेसिक वाला है हमारा ये लास्ट पॉइंट। जैसे कि हमारी जो फिश होती है, जो मछली होती है, हमारी जो होती हैं मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। हमारी जो होती है एम्फीबियंस, एम्फीबियन यानी कि उभयचर। उभयचर किनको कहते हैं? ऐसे जीव जो आपका लैंड पे भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं, और आपका किस में रहते हैं, और आपका पानी पे भी रहते हैं, उनको कहते हैं उभयचर। फिर आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स को हिंदी में कहते हैं सरीसर्प। सरीसर्प का मतलब क्या है? रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले। तो रेंग कर चलने वाले जो होते हैं वो होते हैं रेप्टाइल्स। और फाइनली हमारे आ जाते हैं मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, स्तनधारी। और स्तनधारियों में हमारी बहुत सारी एनिमल्स की कैटेगरी यहीं पे जो है वो आपकी कवर हो जाती हैं। तो इनके सबके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? इन सबके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपका किडनी। किडनी यानी कि आपका गुर्दा। ठीक है, इन सब के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी होती है, गुर्दा होता है। तो गुर्दा इन सब के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब जिस तरीके से इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन गुर्दा होता है, माने मतलब कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने से पहले चेंज कौन करता है और बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? वो कौन है आपका? वो है आपका किडनी। वो कौन है? आपका किडनी है। उसी तरीके से हमारी धरती पे तो बहुत सारे तरीके के जीव हैं। ये देखो कितने सारे जीव हैं। आपको पता है एस्केरिस कीड़े जैसा दिखाई देता है ना? एनिलीड्स में आता है। अब ये जो कीड़े जैसा दिखाई देता है एस्केरिस, इसके अंदर बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? मतलब बॉडी से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या, मतलब कि ये जो भी ये बॉडी से बाहर निकालता है, अपनी यूरिक एसिड बाहर निकालता है, या यूरिया एसिड बाहर निकालता है, या फिर ये आपका अमोनिया बाहर निकालता है, तो ये जो भी इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर कौन निकालता है? तो उसको बाहर निकालता है रेनेट सेल्स। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होते हैं रेनेट सेल्स। ये आपके क्या है? ये आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, और यहाँ पे आपके क्या है? एनिमल्स हैं। क्लियर है भाई? इसके बाद है टैपवॉर्म। टैपवॉर्म मतलब कि आपका तो एक चपटा सा कीड़ा होता है जो आपकी छोटी आंत में मिलता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, तो बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं वो टैपवॉर्म होते हैं। ठीक है, जिनके वजह से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनका बस पेट बढ़ता रहता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनको कितना भी खिला लो पिला लो लेकिन उनका पेट मोटा दिखाई देता है, तो ये टैपवॉर्म होता है। ठीक है, तो बच्चों को कीड़ों की दवाई दी जाती है, एल्बेंडाजोल, तुमने भी खाई होगी, एक पिंक कलर की गोली मीठी मीठी। तो सब बच्चों को वो पिंक कलर की गोली मीठी मीठी स्कूल में खिलाई जाती थी, हमें भी खिलाई जाती थी। ठीक है, तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल यानी कि ज्वाला कोशिका, इसको हिंदी में ज्वाला कोशिका कहते हैं। रेनेट सेल को हिंदी में भी रेनेट कोशिका ही लिखा आता है। ठीक है भाई। इसके बाद है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी कि आपका केंचुआ जो होता है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया, अब देखो नेफ्रेडिया क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि नेफ्रेडिया क्या होता है। नेफ्रेडिया होता है, मान लिया कि ये आपका क्या है? केचुआ है, तो ये आपका ऐसे करके केचुआ है, तो एक जगह से ना ऐसे केचुआ ऐसे थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये वाला जो मोटा होता है इसमें ऐसे करके सेक्शंस होते हैं जहाँ पे ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रखता है, और इसी को कहते हैं नेफ्रेडिया। इसी को क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया कहते हैं। ये इसका क्या है? ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि उत्सर्जी अंग है। ये इसका क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है भाई। अब है इंसेक्ट्स, यानी कि आपके कीट पतंगे, है ना? तो कीट पतंगों के पास क्या होता है? कीट पतंगों के पास होती है मल्जियन ट्यूब, मल्पीजियन ट्यूब।
मल्पीजियन ट्यूब। इसके बाद मॉलसेल्स यानी कि आपका मॉलसेल्स संघ, जिसमें आपके आते हैं ऑक्टोपस, जिसमें आता है आपका ऑक्टोपस, जिसमें आता है आपका स्नेल। स्नेल को हिंदी में क्या कहते हैं? घोंगा कहते हैं, घोंगा, स्नेल, घोंगा। इनके पास क्या होता है? इनके पास होती है कॉक्सियल ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। इसके बाद स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, है ना। केकड़ा नहीं, केकड़ा अलग होता है, बिच्छू अलग होता है। तो बिच्छू के पास क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन बुक लंग्स, बुक लंग्स। और ये आपको पता ही है कि फिश हो गए या एम्फीबियन हो गए या रेप्टाइल्स हो गए या आपके मैमल्स हो गए, इन सब के पास क्या होता है? इन सब के पास होता है किडनी। ठीक है भाई, क्लियर है ना? इसमें मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है। एक मिनट बच्चों, एक सेकंड बच्चों। अच्छा ठीक है ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, शादी की थकान अभी उतरी नहीं है एक्चुअल में। अब देखो, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कल क्लास में 2 चीजें पढ़ाई थी, और वो 2 चीजें क्या थी? वो 2 चीजें ये थी कि मैंने आपको कुछ बताए थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। वो 2 चीजें मैंने कल क्लास में क्या बताई थी कि मैंने आपको कुछ बताए थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। और कुछ मैंने आपको बताए थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कुछ मैंने आपको क्या बताए थे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका सिर्फ और सिर्फ किडनी होता है। नहीं, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा अंग जो बॉडी से कुछ भी बाहर निकालता है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही कहेंगे, है ना। जैसे कि आपका किडनी, किडनी क्या करता है? आपका यूरिया को बॉडी से बाहर निकालता है। जैसे कि हमारी स्किन, मैंने कल बताया था कि स्किन में से क्या क्या बाहर निकलता है। स्किन से आपका आयंस बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा आयंस, एक्स्ट्रा मिनरल्स बाहर निकलते हैं। स्किन में क्या होती है? स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज भी बाहर निकल जाते हैं कई बार, स्किन में से कुछ बैक्टीरियाज भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिर्फ आपका किडनी नहीं है। अब जो जो बॉडी से बाहर निकलता है, जैसे कि आपका मिनरल्स हो गए, जैसे कि आपका आयंस हो गए, जैसे कि स्वेटिंग होती है, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या हार्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट क्या बॉडी से कुछ बाहर निकालता है? नहीं। क्या मसल्स बॉडी से कुछ बाहर निकालती है? नहीं। क्या ब्रेन कुछ बॉडी से बाहर निकालता है? नहीं। लेकिन स्किन आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। तो आंसर इज त्वचा, यानी कि बी, यानी कि स्किन। ये देखो, द स्किन प्लेज अ रोल ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। आपको पता ही है कि पसीना आता है, और बाय स्वेट ग्लैंड्स, हमारी स्किन में क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे आपके स्वेटिंग बाहर आती है। स्वेटिंग एलिमिनेट्स एक्सेस वाटर, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी रह जाता है उसको बाहर निकालती है। सोल्ट्स को बाहर निकालती है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को बाहर निकालती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और प्रोटीन एंड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी से बाहर निकालती है। हिंदी में देखो, त्वचा क्या करते हैं? पसीने के थ्रू बाहर निकालती है। पसीने की ग्रंथियां त्वचा के अंदर होती हैं, ठीक है। ये भी एक उत्सर्जी अंग का अपनी भूमिका निभाती है। पसीने में क्या क्या होता है? पानी एक्स्ट्रा बाहर निकालती है, लवण बाहर निकालता है, यूरिया की कुछ छोटी मात्रा बाहर निकालता है, और प्रोटीन अपचय का ये तो तुम्हें याद करने की नीड इतनी नहीं है क्योंकि इतना पेपर में नहीं पूछा जाता है। एक बार हम इसका डायग्राम देखते हैं। एक मिनट, मैंने डायग्राम तो लगवाया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में था, मुझे लगा इसी क्वेश्चन में मैंने इसका डायग्राम लगवाया है। आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमें ऐसा ऑर्गन आइडेंटिफाई करना है जो ह्यूमन के दोनों बॉडी में, मतलब LHS में भी हो, राइट हैंड साइड पे भी हो और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो। समझ में आ रहा है?
तो ऐसा कौन सा ऑर्गन हो सकता है? ऐसे वही ऑर्गन हो सकता है जो हमारी बॉडी में संख्या में 2 हो, कि इधर भी है बॉडी में और इधर भी है बॉडी में। तो क्या हमारी बॉडी में संख्या में 2 स्प्लिन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारी बॉडी में 2 लीवर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारी बॉडी में 2 किडनी है? तो हाँ है। क्या हमारी बॉडी में 2 ब्लैडर हैं? तो नहीं है। तो आंसर इज किडनी, आंसर इज किडनी यानी कि सी, मतलब गुर्दे। आंसर इज किडनी यानी कि सी, गुर्दे। ये आपका अगला सवाल है। स्वेटिंग और परस्पिरेशन इज नेचर्स वे ऑफ, पसीना आना डैश का प्राकृतिक तरीका है। तो किसका प्राकृतिक तरीका है पसीना आना? रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से अत्यधिक लवण बाहर करना, तो बिल्कुल करती है। क्या शरीर से अतिरिक्त ये बाहर नहीं करती? तो करती है। 1 मिनट, इसके ऑप्शन कहाँ है भाई? 1 मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें नेचर्स वे पूछा है, इसमें नेचर्स वे पूछा है। दूसरा है पसीने की दुर्गंध के माध्यम से हानिकारक कीटों को दूर करना, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा होता है कि आपको पसीना आ गया और आपके बस मक्खी और मच्छरों ने आना बंद कर दिया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है। कई बार आपको जब पसीना आ रहा होता है तो आपके ऊपर मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स हमारे पसीने के साथ हमारी स्किन पे आके जम जाते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और उन्हीं को सूंघ के और उन्हीं की खुशबू को सेंस करके आपके मक्खी और मच्छर आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। शरीर से अत्यधिक लवण बाहर निकालना, ये 1% ठीक मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शरीर से अत्यधिक जल निकालना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेचुरल जल जो है वो शरीर से बाहर जो है वो आपका पसीना ही निकालता है। शरीर से के आंतरिक तापमान को कम करना, यह बिल्कुल सही हो सकता है। शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने में पसीना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब पसीना आ जाता है हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है पसीना, तो हमारी बॉडी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, और ठंडी पड़ने से हमारी बॉडी का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। स्वेटिंग इज द बॉडीज वे ऑफ रेगुलेटिंग इट्स टेम्परेचर। तो इन्होंने ना टेम्परेचर का पूछा है, क्योंकि इन्होंने पूछा है स्वेटिंग और पर रेस्पिरेशन, है ना। तो यहाँ पे इनको क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए था, यहाँ पे इनको क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए था किसका? इनको ऐड करना चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर, रेगुलेटिंग ऑफ टेम्परेचर। इनको ऐड करना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में रेगुलेटिंग ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेटिंग टेम्परेचर। दिख रहा है ब्लू से? हाँ दिख तो रहा है। तो रेगुलेटिंग टेम्परेचर आपका क्या है? नेचुरल वे है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये स्किन का थोड़ा सा एक अपना प्रोसेस देखते हैं। देखो ये हमारी स्किन है, आपको पता ही है, और हमारी स्किन में ऐसे करके क्या होती है, ऐसे ये आपको क्या दिख रही है? ये आपकी ये है आपकी स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो पूरी बॉडी में, पूरी स्किन में होती हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये बॉडी से बाहर क्या निकालती है? स्वेटिंग, ठीक है। पूरी बॉडी से क्या निकालते हैं? स्वेटिंग बाहर निकालती है। और हमारे स्किन में क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपको पता ही है कि छेद होते हैं, उनमें से बाल निकले होते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और ये बैक्टीरिया को अंदर घुसने से रोकती है, ठीक है। बॉडी के ऑर्डर को बॉडी से बाहर निकालती है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ें काम करती हैं आपकी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सीक्रेट ऑन ऑर्डरलेस क्लियर फ्लूइड दैट हेल्प द बॉडी टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, ऑर्डर ग्लैंड्स आपकी कहाँ होती हैं? ऑर्डर ग्लैंड्स मतलब कि स्मेल जिन ग्लैंड से ज़्यादा आती है वो ऑर्डर ग्लैंड्स होती हैं, और ये कहाँ कहाँ होती हैं? ये आपकी आर्मपिट्स और जेनिटल वाले पार्ट में होती हैं, ठीक है। तो 2 जगह आपकी होती हैं ये देखो, ये हमारी स्किन की लेयर है। स्किन की जो पहले वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली, वो एपिडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस है, और उसके बाद ये तो हमारा बॉडी का फैट आ जाता है। मतलब यहाँ से हमारी स्किन शुरू हो जाती है। स्किन मतलब स्किन नहीं, मतलब हमारी बॉडी शुरू हो जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी के पार्ट शुरू हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिगार्ड टू किडनी एंड इट्स फंक्शंस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो किडनी को लेके कौन सा फंक्शन करेक्ट नहीं है, मतलब इनमें से किडनी क्या नहीं करती। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं धीरे धीरे। दे मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट, तो ऐसा बिल्कुल सही है। आपकी जो किडनी है वो वाटर मेंटेन करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो यूरिन के साथ, आपका यूरिया के साथ मिला के और यूरिन के थ्रू बाहर करती। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर तो ए में तो गड़बड़ी नहीं है, हमें नॉट करेक्ट निकालना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स हैव रिलेटिवली मोर नेफ्रॉन्स देन बर्ड्स। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ये पता लगा सकें कि रेप्टाइल्स में बर्ड से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, ये तो बकवास सी चीज होगी। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब। अब ये आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको जो है नेफ्रॉन पढ़ाया है, शायद मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं। मैंने आपको कल बताया है कि जो ग्लोमेरुलस होता है, मैंने आपको कल क्या बताया था कि ऐसे करके होता है और यहाँ पे ऐसे ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, और ये ऐसे करके ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे डक्ट आ जाती है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, हेन्स लूप आ जाती है, ग्लोमेरुलस आपका ये गुच्छा जो होता है ये ग्लोमेरुलस होता है, और यहाँ पे आपकी रीनल वेन्स भी आती हैं जो क्या करती हैं, जो कि आपका अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं, और फिर रीनल आर्टरीज भी होती हैं जो शुद्ध रक्त होने के बाद जो जब ब्लड छन जाता है तो उसके बाद उसको बॉडी तक लेकर जाती हैं। मैंने कल आपको प्रॉपर बना के पूरा समझा है, तो दिस इज करेक्ट। देयर बेसिक फंक्शन यूनिट आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बिल्कुल। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट पूछी जाए तो दैट इज नेफ्रॉन्स, और अगर आपके किडनी की पूछी जाए तो भी नेफ्रॉन, अगर किडनी की पूछी जाती है तो भी नेफ्रॉन, और अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूछी जाती है तो भी नेफ्रॉन, तो दोनों का आंसर नेफ्रॉन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, नोट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि किसी भी सरीसृप के अंदर जो है वो पक्षियों की तुलना में कम नेफ्रॉन होते हैं, बिल्कुल बकवास वाली चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के कल से कह ही रही हूँ कि आंसर इज किडनी। आंसर क्या है, किडनी। हमारा किडनी ही तो है जो बॉडी से बाहर निकालता है किसको, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जो मैंने कल से बता रही हूँ मैं कि वो क्या है, वो है एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स जो डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में यूज ही नहीं होते, इसलिए ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये इसका सॉल्यूशन है, ह्यूमंस हैव 2 किडनीज एंड ईच किडनी सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल आर पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कल भी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी किडनी होती हैं, जो हमारी किडनी होते हैं, ये हमारी किडनी है बीन शेप्ड किडनी। इन बीन शेप्ड किडनी के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स होते हैं, और इन ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स के अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन्स, बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। और एक नेफ्रॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपकी क्या है, ये आपकी डक्ट है, ये आपकी क्या है, ये आपकी हेन्स लूप है, ये आपकी क्या है, हेन्स लूप है, ये आपका क्या है, ये आपका बोमेन कैप्सूल है, ये आपका क्या है, बोमेन कैप्सूल है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी किस में पाई जाती हैं। अच्छा इसके ऊपर आपकी क्या होती है, गुच्छा होता है, ऐसे करके गुच्छा बना होता है, किसका, आपकी ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये इसमें से किसके अंदर हो गया, क्या हार्ट के अंदर ये हुआ, बिल्कुल भी नहीं। क्या लंग्स के अंदर ये हुआ, बिल्कुल भी नहीं। क्या लीवर के अंदर हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर इज बी, मतलब किडनी बी, गुर्दा। तो गुर्दा इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, क्योंकि ये दोनों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर ऑप्शन में किडनी नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन में नेफ्रॉन दिया रहेगा, ठीक है भाई। अगर किडनी नेफ्रॉन ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, अगर सिस्टम्स के नाम दिए रहेंगे तो आंसर क्या आएगा वहां, अगर उस हिसाब से देखो तो आंसर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक और स्ट्रक्चरल आपकी यूनिट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
ये देखो, ये मैंने आपको कल भी वैसे तो करवा दिया था, अभी मैंने आपको समझा भी दिया था कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी किडनी होती है। और यहाँ किडनी में ऐसे पिरामिड शेप के बहुत सारे ये ऐसे पिरामिड्स होते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि एक किडनी के अंदर 18 पिरामिड होते हैं, और हर एक पिरामिड के अंदर 5000 से ज़्यादा आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। देखो दैट इज़ नेफ्रॉन। ये क्या है, आपका ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जो भरा होगा ये आपका क्या है, कैप्सूल है। फिर ये पाइप सी घूम के आती है, फिर यहाँ से जो ये ऐसे घूम के जा रहा है ये आपकी हेंस लूप है, और ये आपकी क्या है, डक्ट है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये कहाँ है, ये डक्ट आपकी ये वाला जो एरिया है, ये डक्ट आपकी जो ये वाला एरिया है यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे ऐसे आपके करके बहुत सारे नेफ्रॉन्स ऐसे जुड़े हुए हैं। तो सारे नेफ्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, सारे नेफ्रॉन्स आपका टॉक्सिक एलिमेंट कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ इस वाले एरिया में भेज रहे हैं, और इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। इसीलिए आपका अगर पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे आपका टॉक्सिक जो पार्ट है वो कौन सा होता है, तो दैट इज पेल्विस। क्लियर है भाई। तो देखो ये डक्ट जो है, अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो ये जगह आपको दिख रही है, ये जगह आपको दिख रही होगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहाँ भी एक नेफ्रॉन जुड़ा होगा, ऐसे ही यहाँ भी एक नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहाँ भी जुड़ा होगा, यहाँ भी जुड़ा होगा। तो ऐसे करके पूरी डक्ट पे नेफ्रॉन जुड़े होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Dialysis is advised to the patient in the case of which human organ is damaged or not functioning properly. तो आपने सुना होगा कि जिन लोगों की दोनों किडनी खराब हो जाती हैं, जिन लोगों की किडनी जो है वो बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट नहीं निकाल पाती, और बॉडी में ब्लड जो है वो प्योरीफाई नहीं हो पाता, उनको डायलिसिस पे लगाया जाता है, मतलब उनका डायलिसिस होता है। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए किडनी। तो किडनी जब खराब हो जाती हैं तो डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। लीवर में तो कुछ होता ही नहीं है, आपको पता ही है, लीवर में कुछ नहीं होता। स्टमक भी कुछ गड़बड़ होती है तो नॉर्मल सी गड़बड़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टमक में आपको कुछ ऐसे प्रॉपर ऐसे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका किडनी आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये आपका डायलिसिस है, ये डायलिसिस का प्रोसेस है। डायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ से आपका हाथ में से ब्लड ऐसे निकाला जाता है। ये ब्लड कौन सा है, ये ब्लड है CO2 वाला ब्लड। अब देखो यहाँ पे CO2 और O2 इतना मैटर नहीं करता, ये ब्लड है आपका यूरिया वाला ब्लड। एक्चुअल में ये यूरिया वाला ब्लड है, क्योंकि किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, किडनी यूरिन नहीं बना पा रही है। तो ये ब्लड आपका क्या है, टॉक्सिक। ये ब्लड आपका क्या है, टॉक्सिक। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल इसमें घूम रहे हैं। अब ये ब्लड ऐसे करके इसमें घूमता है, पूरा इस मशीन में ऐसे करके घूमता है, डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, और वापस से ब्लड जो है वो आके और इंसान के उसी इंसान के अंदर, एक मिनट, ये मुझे ब्लू से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि नाउ इट इज़ प्योरीफाइड ब्लड। तो प्योरीफाइड ब्लड जो है वो करके और इस इंसान के अंदर ऐसे भेज दिया जाएगा। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका प्योर ब्लड है। तो आपका मशीन के थ्रू जब ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ये देखो, ये इंसान डायलिसिस पे बैठा है, ये मशीन है, इसके हाथ में ये ऐसे पाइप करके लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं एक पाइप लगा होगा इसके पेट के आसपास, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ब्लड वापस जा रहा है। ये मशीन है, डायलिसिस की मशीन है, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ये डायलिसिस की मशीन है। ये ब्लड को प्योरीफाई करके वापस इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर यूरिनेशन इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी डज द यूरिन गेट स्टोर्ड। तो जब तक हम वॉशरूम नहीं जाते, जब तक हम यूरिन को बाहर पास ऑन नहीं करते, तो जितना भी यूरिन हमारा बनता रहता है, कितना यूरिन बनता रहता है आपको पता ही है कि एक नेफ्रॉन 1 मिनट में 100 ml फिल्टर करता है, लेकिन उसमें से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो मतलब 1 मिनट में एक नेफ्रॉन 1 ml यूरिन बना रहा है। तो वो बना के अपने पास रख रहा है क्या, वो अपने पास स्टोर कर रहा है क्या, नहीं,
वो तो नीचे छोड़ देता है, वो किस में छोड़ देता है, वो यूरेटर में भेज देता है, और यूरेटर उसको कहाँ ले जाता है, यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में उसको ले आता है, और ब्लैडर जब भर जाता है तो उसके बाद हमें ऐसा होता है कि हाँ हमें वॉशरूम जाना चाहिए, हमें वॉशरूम जाना चाहिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना यूरिन को बाहर पास ऑन कर देते हैं। क्लियर है भाई? तो आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका आएगा यूरिनरी ब्लैडर, आंसर इसका क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है ना भाई? क्लियर है? ये देखो, यूरिन गेट स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। तो जब तक हम यूरिन बाहर पास ऑन नहीं करते तब तक क्या होता है, जो यूरिन है वो आपका इसमें स्टोर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से, और आई होप कि आप अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कल हम अपने अच्छे से टॉपिक, मतलब एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तो आज जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली सारी क्लासेस देख लेना, ठीक है, और सारी क्लासेस आपको डेली रूटीन में देखनी है। मेरी क्लास का टाइम क्या है, सुबह 11 से 12, तो सुबह 11 से 12 आपको मिलना है। और हाँ, कुछ बच्चों का ये था कि मैडम टेलीग्राम पे जो है आपको, आप कहते हो PDF हैं बट PDF नहीं मिल रही हैं, तो देखो हमारा जो था डालने का वो भी हो नहीं पा रहा था पॉसिबल, बट 1-2 दिन में आपको सारी टेलीग्राम पे PDF मिल जाएंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है, आपको रिवाइज करने के लिए PDF ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल था कि मैडम जो PDF है वो ये लिखा हुआ जो आपका होता है इसके साथ मिलेगी क्या? जैसे मैंने आपको ये समझाया है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई है बना के, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, तो जो आपको PDF मिलेगी ना वो ये सेम PDF मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ये टाइप जो कर रखा है ये मिलेगा आपको, नहीं, उसमें आपको बिल्कुल सेम PDF मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ना है। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और कल सारे बच्चे टाइम से मिलना। ठीक है भाई, थैंक यू।